हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आईसीडी 10 का चैप्टर 9 इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर हाइपरटेंशन की गाइडलाइंस को कवर करेंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सिनेरियोस को हम यहाँ पे देखेंगे और उनको कैसे सोल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन जो प्रेशर हमारा यहाँ पे बनाया जाता है ब्लड के द्वारा, हमारी जो ब्लड आर्टरीज रहती हैं, ब्लड वेसल रहती है, उसके अगेंस्ट, तो हमारा हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर अगेंस्ट हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो भी हाइपरटेंशन की हमें आप क्या अलग अलग गाइडलाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जब हाइपरटेंशन हमारा रहता है हार्ट डिसीज के साथ में, हाइपरटेंशन जब हमारा रहता है क्रोनिक किडनी डिसीज के साथ में, तो हमें यहाँ पे क्या अलग अलग गाइडलाइन और सीक्वेंसिंग हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली गाइडलाइन है, ये हमारी बोलती है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारे यहाँ पे क्या रिलेशनशिप अज्यूम करता है किसके बीच में, हमारा यहाँ पे हमारा हाइपरटेंशन के बीच में, हार्ट इन्वॉल्वमेंट के बीच में और हमारे यहाँ पे किडनी इन्वॉल्वमेंट के बीच में। मतलब कि अगर पेशेंट को यहाँ पे हाइपरटेंशन है, हार्ट के रिलेटेड कुछ कंडीशन है और उसको किडनी से रिलेटेड कुछ कंडीशन है, तो यहाँ पे जो हमारा क्लासिफिकेशन है इन तीनों कंडीशन के बीच में हमारे यहाँ पे क्या रिलेशनशिप यहाँ पे अज्यूम करता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या हाइपरटेंशन भी है, हार्ट डिसीज भी है और यहाँ पे सीकेडी भी है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या एक कॉम्बिनेशन कोड हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन है हाइपरटेंशन, उसके साथ में जो हमारे हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है और हमारी किडनी से रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है, वो हमारी जो हाइपरटेंशन का जो मेन टर्म है उसके नीचे जो हमारा विथ, इसके नीचे हमारे यहाँ पे आपको क्या अल्फाबेटिक इंडेक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जब आप अल्फाबेटिक इंडेक्स में जाएंगे तो आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा मेन टर्म, उसके नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विथ हार्ट इन्वॉल्वमेंट और हमारा किडनी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो आप हार्ट इन्वॉल्वमेंट और किडनी इन्वॉल्वमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या ऐसा कॉम्बिनेशन कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने आईसीटी का कन्वेक्शन अगर यहाँ पे नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमारी जो मेन टर्म रहता है किसी भी डिसीज का या कंडीशन का, उसके नीचे जो भी हमारी विथ के साथ में जो हमारी कंडीशन रहती है, विथ एसोसिएटेड विथ और इन डी टू, ठीक है, तो उनके बीच में हम यहाँ पे क्या कैजुअल रिलेशनशिप हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं। चाहे भले जो हमारा प्रोवाइडर है उसने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली न लिखा हो कि हमारी ये जो कंडीशन है वो हमारी इससे रिलेटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट गाइडलाइन क्या बोलती है कि हमें यहाँ पे क्या ये कॉम्बिनेशन कोड यूज करना है तब तक जब तक कि यहाँ पे क्या ये जो हमारा प्रोवाइडर है वो क्लियरली डॉक्यूमेंट ना कर दे कि ये जो हमारी कंडीशन है, मतलब हाइपरटेंशन है और हमारी जो हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है वो एक दूसरे से अलग है। तो जब तक कि वो क्लियरली यहाँ पे बोल नहीं देता कि जो हमारी कंडीशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तब तक हम यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन कोड ही यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है, हाइपरटेंशन विथ हार्ट डिसीज। ठीक है, तो हमारी ये गाइडलाइन क्या बोलती है, जब पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है और हार्ट डिसीज रहती है, ठीक है, तो भाई हार्ट डिसीज यहाँ पे इन्होंने बोला है, लेकिन हार्ट में जो हमारी पर्टिकुलर डिसीज यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई करके रखी है कि ये जो हमारी कंडीशन क्लासिफाइड टू I50। ठीक है, तो I50 कैटेगरी की जो हमारी कंडीशन है, I51.4 से लेकर हमारा I51.7, I51.89, I51.9। ठीक है, तो ये जो हमारी यहाँ पे इन्होंने सब कैटेगरीज और कैटेगरी कोड यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी कंडीशन है, ठीक है, ये पेशेंट को रहती हैं और पेशेंट को यहाँ पे क्या साथ में हाइपरटेंशन रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा हाइपरटेंशन का जो कोड है हमारा I10, इसको हम यहाँ पे यूज ना करते हुए हम यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन कोड यूज करेंगे I11, हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे गाइडलाइन क्या बोलती है कि इसके साथ में हमें यहाँ पे क्या एडिशनल कोड यूज करना पड़ेगा अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या साथ में हार्ट फेलियर भी रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे I50 कैटेगरी यहाँ पे उन्होंने बताई कि I50 कैटेगरी से जो भी हमारा हार्ट फेलियर रहेगा उसको हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन ये क्या बोल रही है कि ये जो हमारी सेम कंडीशन है हमने जो अभी डिस्कस करी है I50 से ले हमारा I51.4, I51.7, I51.89 और हमारा I51.9। ठीक है, अगर ये हमारी सेम कंडीशन है और पेशेंट को यहाँ पे क्या साथ में हाइपरटेंशन भी है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा प्रोवाइडर है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट करता है कि ये जो हमारी कंडीशन है वो हमारी क्या एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सिक्वेंसिंग का ध्यान देना पड़ेगा कि हम सबसे पहले हमारी जो हमारी कंडीशन है इसको सीक्वेंस करेंगे या फिर हमारा जो हाइपरटेंशन है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, और एक और समझने वाली बात ये है कि इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या हाइपरटेंशन का हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कोड यूज ना करते हुए हम यहाँ पे हाइपरटेंशन का जो हमारा प्लान कोड है I10 उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, और जो हमारी सिक्वेंसिंग रहेगी वो हमारा रीजन फॉर एनकाउंटर के अकॉर्डिंग रहेगी। मतलब पेशेंट यहाँ पे हार्ट कंडीशन के लिए आया है या फिर हमारा हाइपरटेंशन के लिए आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस इसको हम यहाँ पे सिक्वेंस करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है हाइपरटेंसिव क्रोनिक किडनी डिसीज। ठीक है, तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है, जब पेशेंट को क्या हाइपरटेंशन रहता है और क्रोनिक किडनी डिसीज रहती है। ठीक है, तो अभी हमने जो पहले डिस्कस किया था कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है और साथ में पेशेंट को
यहाँ पे किडनी से रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है। तो अब वो जो हमारी किडनी से रिलेटेड कंडीशन है वो हमारी स्पेसिफिक यहाँ पे उन्होंने बताई है कि वो हमारी कंडीशन रहेगी CKD, क्रोनिक किडनी डिसीज, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे हाइपरटेंशन रहता है और हमारे यहाँ पे CKD, क्रोनिक किडनी डिसीज रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे हाइपरटेंशन का जो हमारा प्लेन कोड है I10 उसको हम यहाँ पे यूज ना करते हम यहाँ पे I12 कोड यूज करेंगे। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन कोड है हाइपरटेंशन मतलब कि हमारा बताता है कि हाइपरटेंसिव क्रोनिक किडनी डिसीज कब, जबकि पेशेंट को यहाँ पे हाइपरटेंशन भी हो डॉक्यूमेंट में और साथ में क्या क्रोनिक किडनी डिसीज भी हो, ठीक है। देन आगे हमें आपका एक एडिशनल कोड यूज करना पड़ेगा हमारा क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए, जो कि हमारा यहाँ पे बताएगा कि क्रोनिक किडनी डिसीज है, मतलब जिसको हम यहाँ पे CKD बोलते हैं, इसकी स्टेज कौन सी है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने बताया N18 कैटेगरीज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हाइपरटेंशन रहेगा और N18 कैटेगरी की हमारे यहाँ पे कंडीशन रहेगी, जो कि हमारे यहाँ पे क्या क्रोनिक किडनी डिसीज को हमारे यहाँ पे बताता है। नेक्स्ट यहाँ पे भी उन्होंने सेम गाइडलाइन बताई कि अगर यहाँ पे हमारा जो प्रोवाइडर है वो हमारे यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करता है, बताता है कि ये जो हमारे CKD है वो हमारा हाइपरटेंशन की वजह से नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या दोनों को यहाँ पे क्या सेपरेट हम यहाँ पे कोड करेंगे। हम एक कॉम्बिनेशन कोड जो हम यहाँ पे कर रहे थे I12, इसको कोड ना करते हुए हम यहाँ पे I10 कोड यूज करेंगे हाइपरटेंशन के लिए, और जो भी हमारी CKD है उसकी स्टेज है उसके लिए हम यहाँ पे N18 कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड करेंगे। और जो हमारा सिक्वेंसिंग रहेगा वो हमारा रहेगा बेस्ड ऑन रीजन फॉर एनकाउंटर, मतलब पेशेंट किसके लिए हमारे यहाँ पे आया है। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या हाइपरटेंशन है, CKD है हमारे यहाँ पे, मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज है, और साथ में क्या अक्यूट रीनल फेलियर भी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा अक्यूट रीनल फेलियर है इसको भी हमें यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारी जो पहले की गाइडलाइन है वो हमारे यहाँ पे सेम रहेगी, मतलब पेशेंट को यहाँ पे जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हमारे यहाँ पे साथ में CKD है और यहाँ पे अक्यूट रीनल फेलियर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइपरटेंशन और CKD के लिए हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कोड यूज करते हैं I12 इस कैटेगरी से। देन इसके बाद में जो हमारे यहाँ पे रहने वाला है N18 कैटेगरी से हम यहाँ पे जो हमारी CKD है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे जो भी इसकी स्टेज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या ये जो हमारा अक्यूट रीनल फेलियर है इसको भी हमें यहाँ पे कोड करना पड़ता है, ठीक है। अभी इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन है कि ये जो हमारा अक्यूट रीनल फेलियर है इसको हम यहाँ पे सीक्वेंसिंग क्या रहेगी, ये हमारी डिपेंड करती है हमारे रीजन फॉर एनकाउंटर के लिए, ठीक है। मतलब कि पेशेंट किस कारण से यहाँ पे आया, मतलब अक्यूट रीनल फेलियर के लिए आया है या फिर हमारे हाइपरटेंशन के लिए आया है या फिर हमारा CKD के लिए आया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या इसको सीक्वेंस करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है हाइपरटेंसिव हार्ट एंड क्रोनिक किडनी डिसीज, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है, जबकि पेशेंट को यहाँ पे हाइपरटेंशन है, साथ में हार्ट से रिलेटेड जो हमने अभी कंडीशन डिस्कस करी थी वो भी है, और साथ में क्या क्रोनिक किडनी डिसीज भी है, मतलब यहाँ पे क्या तीनों कंडीशन अगर हमारे यहाँ पे साथ में रहती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन हमारी क्या बोलती है कि ये अगर हमारे यहाँ पे ये तीनों कंडीशन है अगर हमारी साथ में रहती है तो हम यहाँ पे क्या I13 इस कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं, जो कि हमारी बताती है हाइपरटेंसिव हार्ट एंड क्रोनिक किडनी डिसीज, ठीक है। आगे नेक्स्ट इन्होंने बताया कि कब हमें यहाँ पे ये यूज़ करना है, जबकि पेशेंट को क्या हाइपरटेंशन भी रहता है और साथ में हमारे यहाँ पे दोनों कंडीशन रहती है, हार्ट से रिलेटेड कंडीशन भी रहती है हमारे यहाँ पे और किडनी इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या I13 कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे के साथ में अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर रहेगा, ठीक है, तो देन इसके बाद में हम ये जो मैंने I13 कैटेगरी का हमने जो कोड यूज़ किया है इसके बाद में हम यहाँ पे क्या I50 कैटेगरी का कोड यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ पे N18 कैटेगरी का कोड यूज़ करेंगे, ये बताने के लिए कि पेशेंट को अगर CKD है, ठीक है, तो CKD की स्टेज कौन सी है, ठीक है। देन आगे अगर पेशेंट को साथ में अगर अक्यूट रीनल फेलियर भी रहता है, ठीक है, तो अक्यूट रीनल फेलियर को भी हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। और इसकी सीक्वेंसिंग हमारी क्या रहेगी वो हमारी डिपेंड करती है रीजन फॉर एनकाउंटर के ऊपर, मतलब पेशेंट यहाँ पे हमारा अक्यूट रीनल फेलियर के लिए आया है या फिर ये जो हमारी कंडीशन है CKD या फिर हमारा हार्ट फेलियर या फिर हमारा हाइपरटेंशन इसके लिए आया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या उसको सीक्वेंस करते हैं। अभी नेक्स्ट ये गाइडलाइन हमारी क्या बोलती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमें हमारे पास हाइपरटेंशन CKD और हमारा जो हार्ट फेलियर था, मतलब हार्ट से रिलेटेड कंडीशन था, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन कोड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि हम यहाँ पे क्या ये जो I13 कैटेगरी वाला जो कोड यूज़ कर रहे थे, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा हमने अभी गाइडलाइन डिस्कस करी थी हमारी हाइपरटेंशन विद हार्ट डिसीज, जिसमें कि हम यहाँ पे हमारा I11 कैटेगरी का कोड यूज़ करते थे, ठीक है, वही हम हाइपरटेंशन विद CKD जिसमें कि हम यहाँ पे I12 कैटेगरी का हम यहाँ पे कोड यूज़ करते थे, ये हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या I13 कैटेगरी का कोड है जो कि हमारे का ये जो दोनों कंडीशन है उसको हमारे यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है सिनेरियो में कि हमारे यहाँ पे हाइपरटेंशन है तो हमें क्या ओनली हार्ट डिसीज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाली जो गाइडलाइन हमने डिस्कस करी थी ये वाली गाइडलाइन को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। पेशेंट को हाइपरटेंशन है वो उसको यहाँ पे क्या ओनली CKD है तो हम यहाँ पे ये वाली गाइडलाइन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे हाइपरटेंशन विद CKD वाली, ठीक है। देन अगर यहाँ पे पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है,
हार्ट डिसीज़ भी है और हमारा CKD भी है, तीनों कंडीशन अगर हमारे यहाँ पे रहती है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो हमारी I13 कैटेगरी वाली जो गाइडलाइन है जो हमने अभी डिस्कस करी है, इस वाली गाइडलाइन को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम अगर I13 कैटेगरी से कोड यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे I11 और I12 इस कैटेगरी का कोड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट है मैंने यहाँ पे बुक से लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बुक में जाके इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इसकी मदद से कोडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगने वाला है हमारा टॉपिक। ठीक है, और क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे बुक को क्या आपके एग्जाम के टाइम पे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारा बताता है कि पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पेशेंट को हार्ट डिसीज़ है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पेशेंट को हाइपरटेंशन है, अगर हार्ट डिसीज़ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या I10 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते थे। ठीक है, तभी हमने डिस्कस भी किया था अगर पेशेंट को क्या ओनली हाइपरटेंशन रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या I10 कैटेगरी वाला कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेशेंट को हाइपरटेंशन है और हमारा साथ में क्या हार्ट डिसीज़ अगर है, ठीक है, तो देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पेशेंट को साथ में CKD है कि नहीं है। ठीक है, अब सपोज करिए पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज़ है और हमारे यहाँ पे CKD नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि साथ में जो हमारा इसके बाद में पेशेंट को हार्ट फेलियर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अगर हार्ट फेलियर अगर हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे क्या I11.9, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया था कि पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है और हार्ट से रिलेटेड कंडीशन रहती है हमारी। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे I11 कैटेगरी से कोड यूज़ करते थे। ठीक है, देन अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पे इसके बाद में चेक करना रहता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे I11.9 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, और अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर रहेगा तो हम यहाँ पे क्या I11.0 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या एक एडिशनल कोड यूज़ करना पड़ेगा हमारे क्या टाइप ऑफ हार्ट फेलियर के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बता कर कहा I50 कैटेगरी से। ठीक है, जिस भी टाइप का हार्ट फेलियर रहेगा उसके लिए हम यहाँ पे क्या I50 कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, पेशेंट को हाइपरटेंशन है और साथ में पेशेंट को क्या CKD। अब हम यहाँ पे चेक करना है कि है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पेशेंट को हाइपरटेंशन है और CKD नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या I10 कैटेगरी का कोड यूज़ करते थे। ठीक है, मतलब कि पेशेंट को यहाँ पे क्या ओनली हाइपरटेंशन है, तो हमें यहाँ पे क्या हाइपरटेंशन का जो हमारा प्लेन कोड है I10 ये वाला कोड यूज़ करना है। देन नेक्स्ट हाइपरटेंशन है पेशेंट को और CKD अगर यहाँ पे है, ठीक है, देन हमें यहाँ पे चेक करना है कि साथ में उसको हार्ट डिसीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, CKD है और हमारे यहाँ पे हार्ट डिसीज़ नहीं है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या ये वाली गाइडलाइन फॉलो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि CKD की स्टेज कौन सी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पेशेंट को अगर यहाँ पे हाइपरटेंशन रहता है और CKD रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या I12 कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज़ करते थे। ठीक है, तो अभी I12 कैटेगरी का हमारा जो 4th डिजिट 5th डिजिट क्या रहेगा, हम यहाँ पे ऐसे डिस्कस करेंगे कि हमारी CKD की स्टेज कौन सी है। ठीक है, तो आगे बताता है कि अगर पेशेंट की CKD की स्टेज अगर यहाँ पे 1 से लेकर 4 रहती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या I12.9 ये वाला कोड हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में हम जो सेकंड कोड यूज़ करेंगे वो हमारा रहेगा हमारा स्टेज ऑफ CKD के लिए। ठीक है, मतलब CKD की स्टेज कौन सी है। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या हमने अभी डिस्कस किया कि 1 से लेकर 4 ये हमारी स्टेज रहेगी। ठीक है, तो जो भी हमारी स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंटेशन में उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो हमारी CKD की स्टेज है उसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे N18.1 से लेकर हमारा N18.4 तक। ठीक है, अभी ये जो हमारा कोड है वो हमारा क्या अगर CKD की स्टेज स्पेसिफाई नहीं भी करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पे क्या यही वाला जो हमारा गाइडलाइन है ये हमें फॉलो करनी है। N18.9 हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर CKD की स्टेज हमारी 5 या फिर ESRD जिसको कि हम यहाँ पे 6 स्टेज भी बोलते हैं, अगर ये रहता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे I12.0 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारी CKD की स्टेज 5 या फिर ESRD के लिए। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट कोड यूज़ करेंगे वो हमारा रहेगा N18.5 या फिर हमारा N18.6। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा, अगर स्टेज 5 रहेगा तो हम यहाँ पे N18.5 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, और अगर हमारे यहाँ पे ESRD रहेगा तो हम यहाँ पे N18.6 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या सीखा है कि पेशेंट को अगर यहाँ पे हाइपरटेंशन रहता है, ठीक है, और साथ में CKD रहता है, ठीक है, देन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि साथ में हार्ट डिसीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है और CKD है और हार्ट डिसीज़ नहीं है, ठीक है, देन इसके बाद में हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो हमारी CKD है इसकी स्टेज कौन सी है। ठीक है, अगर CKD की स्टेज 1 से लेकर हमारे यहाँ 4 या फिर अनस्पेसिफाइड CKD की स्टेज रहेगी, तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया है इस तरीके से हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है। अगर CKD की स्टेज 5 या फिर ESRD रहती है तो हमें यहाँ पे क्या इस तरीके से कोडिंग करनी है। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, जबकि पेशेंट को हाइपरटेंशन है और साथ में क्या हार्ट डिसीज़ भी है और हमारे यहाँ पे CKD भी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ये वाली गाइडलाइन को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी ये गाइडलाइन हमारी क्या बोलती है कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है, CKD भी है और हार्ट डिसीज़ भी है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे चेक करना है कि साथ में हार्ट फेलियर है
या फिर नहीं है, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे सीकेडी की स्टेज कौन सी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था जबकि पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है, सीकेडी रहता है और हमारे यहाँ पे क्या हार्ट डिसीज भी रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे I13 कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे I13 का कौन सा डिजिट हमें यहाँ पे यूज करना है नेक्स्ट, वो हम यहाँ पे इस गाइडलाइन में समझेंगे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे हाइपरटेंशन है, सीकेडी है और हमारे यहाँ पे हार्ट डिसीज भी है। तो अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर रहता है साथ में, तो हम यहाँ पे क्या ये जो हमारे दोनों गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है, ठीक है, कोड दिए गए हैं, इसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। और अगर हमारे यहाँ पे क्या हार्ट फेलियर नहीं रहता है, तो हम ये जो दोनों हमारे यहाँ पे बॉक्स बने हैं, ठीक है, इनकी गाइडलाइन को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सीकेडी की स्टेज कौन सी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन दोनों में से कौन से वाली गाइडलाइन को फॉलो करना है हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को हाइपरटेंशन है, सीकेडी है और हमारे यहाँ पे हार्ट डिसीज है, ठीक है। तो और साथ में पेशेंट को अगर हार्ट फेलियर भी है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या इन दोनों में से हमें यहाँ पे गाइडलाइन फॉलो करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे चेक करना है कि सीकेडी की स्टेज कौन सी है। अगर यहाँ पे सीकेडी की स्टेज 1 से लेकर हमारी 4 या फिर अनस्पेसिफाइड सीकेडी की स्टेज रहेगी, तो हम ये वाली गाइडलाइन फॉलो करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, I13.0 हमारे यहाँ पे कोड करना पड़ेगा एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस। देन इसके बाद में अगर जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है, तो हम जो भी टाइप का हार्ट फेलियर है वो वाला हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस I50 कैटेगरी से। देन इसके बाद में जो हमारा थर्ड कोड रहेगा वो हमारा रहेगा स्टेज ऑफ सीकेडी के लिए, ठीक है, मतलब सीकेडी की स्टेज क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है हमारा सीकेडी की स्टेज 1 से लेकर 4 तक के लिए, ठीक है, या फिर हमारा अनस्पेसिफाइड सीकेडी की स्टेज के लिए। तो हम यहाँ पे N18.1 से लेके हमारा N18.4 जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये वाला कोड यूज करेंगे, या फिर हमारा अगर सीकेडी की स्टेज स्पेसिफाइड नहीं है तो हम यहाँ पे N18.9 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या हाइपरटेंशन है, सीकेडी है और हार्ट डिसीज है, ठीक है, और साथ में पेशेंट को हार्ट फेलियर भी है और सीकेडी की स्टेज अगर हमारी यहाँ पे 5 या फिर ESRD रहती है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कैसे कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे I13.2 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में जो भी जिस भी टाइप का हार्ट फेलियर है, ठीक है, वो वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे I50 कैटेगरी से। देन इसके बाद में जो हमारा थर्ड कोड रहेगा वो हमारा रहेगा सीकेडी की स्टेज के लिए, जो कि हमारी इस कंडीशन में रहेगी हमारी स्टेज 5 या फिर ESRD। तो हम यहाँ पे N18.5 यूज़ करेंगे हमारा स्टेज 5 के लिए और हमारा N18.6 कोड यूज़ करेंगे हमारा ESRD के लिए। अभी नेक्स्ट अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि हर हार्ट फेलियर रहता है तब हमें यहाँ पे ये वाले जो दो हमारे बॉक्स बने हुए हैं इनकी गाइडलाइन को फॉलो करना है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे क्या हार्ट फेलियर नहीं रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे ये जो दोनों बॉक्स बने हुए हैं इनकी गाइडलाइन को हमें यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, सीकेडी है और हार्ट डिसीज भी है, ठीक है, और पेशेंट को हार्ट फेलियर नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे चेक करेंगे देन कि सीकेडी की स्टेज कौन सी है। सीकेडी की स्टेज 1 से लेकर 4 तक रहेगी तो हम यहाँ पे ये वाले बुक्स की गाइडलाइन फॉलो करेंगे। सीकेडी की स्टेज 5 या फिर ESRD रहेगी तो हम यहाँ पे ये वाले बुक्स की गाइडलाइन फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे पेशेंट को हाइपरटेंशन है, सीकेडी है और पेशेंट को हार्ट फेलियर नहीं है, ठीक है, और सीकेडी की स्टेज यहाँ पे उन्होंने बताई है 1 से लेकर 4 है, तो इस कंडीशन में हम जो हमारा प्रिंसिपल डायग्नोसिस रहेगी वो हमारी रहेगी I13.10। देन जो हमारा सेकंड कोड जाएगा वो हमारा जाएगा स्टेज ऑफ सीकेडी के लिए, ठीक है, मतलब सीकेडी की स्टेज कौन सी है हमारी N18.1 से लेके हमारा N18.4 तक रहेगी, या फिर अगर सीकेडी की स्टेज अनस्पेसिफाइड है तो हम यहाँ पे N18.9 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। देन नेक्स्ट अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, सीकेडी है और हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है, और पेशेंट को हार्ट फेलियर नहीं है और यहाँ पे इन्होंने अगर सीकेडी की जो हमारी स्टेज है वो हमारी 5 या फिर ESRD डॉक्यूमेंट की है, तो हम सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल डायग्नोसिस रहेगी उसमें हम यहाँ पे कौन सा कोड यूज करेंगे, I13.11। देन जो हमारा नेक्स्ट कोड रहेगा वो हमारा रहने वाला है स्टेज ऑफ सीकेडी, जो कि हमारा रहेगा N18.5 अगर हमारी स्टेज 5 है, देन या फिर हमारा N18.6 अगर हमारी स्टेज 6 है तो उसके लिए। देन इसके अलावा भी हमने यहाँ पे एक और गाइडलाइन डिस्कस करी थी, अगर पेशेंट को यहाँ पे इसके साथ में अगर हमारा अक्यूट रीनल फेलियर भी रहता है सीकेडी के साथ में, तो हमें यहाँ पे क्या अक्यूट रीनल फेलियर को भी हमें यहाँ पे सेपरेटली कोड करना पड़ेगा, और वो जो हमारी सिक्वेंसिंग रहेगी उस कंडीशन में वो हमारी रहने वाली है कि पेशेंट किसके लिए आया है, अक्यूट रीनल फेलियर के लिए आया है तो उसको हम यहाँ पे सबसे पहले कोड करेंगे। देन इसके बाद में ये वाली गाइडलाइन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। चलिए ये भी कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ड्यू टू हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज, ठीक है, तो पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी है और साथ में क्या हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज है, ठीक है। तो अभी हमने इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन डिस्कस करी है कि पेशेंट को अगर हार्ट फेलियर भी रहता है और हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज मतलब कि पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तभी हम उस डायग्राम से यहाँ पे समझते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है और यहाँ पे क्या एसोसिएटेड हमारा यहाँ पे क्या हार्ट डिसीज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हार्ट फेलियर भी अगर है, ठीक है, हमारे केस में पेशेंट को क्या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है मतलब पेशेंट को हार्ट फेलियर है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे
I11.0, ठीक है। सबसे प्रिंसिपल डायग्नोसिस में हम ये वाला कोड यूज़ करेंगे। देन जो हमारा सेकंड कोड जाएगा वो हमारा जाएगा हमारा I50 कैटेगरी से, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या सबसे पहले I11.0 ये वाला कोड यूज़ किया है। देन इसके बाद में उन्होंने क्या I50 कैटेगरी से कोड यूज़ किया है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए हमारे यहाँ पे I50.9 ये वाला कोड हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन अ पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या ये सिनेरियो पूरा नहीं है, आगे इन्होंने स्पेसिफाई किया कि ये जो दोनों हमारी कंडीशन है, मतलब हाइपरटेंशन है, वो हमारा क्या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है, ठीक है। तभी इस कंडीशन में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो जबकि हमने एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रोवाइडर क्लियरली डॉक्यूमेंट कर देता है कि ये जो दोनों हमारी कंडीशन है वो हमारी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या इन दोनों को यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड करना रहता है, ठीक है। तो अभी ये सिनेरियो पूरा नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो दोनों कंडीशन है अगर हमारे यहाँ पे अनरिलेटेड रहती है तो हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे हाइपरटेंशन है उसके लिए हम यहाँ पे हाइपरटेंशन का प्लेन कोड यूज़ करेंगे हमारा I10, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे इसका कोड यूज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए हमारे पास यहाँ पे I50.9 है, ठीक है। तो जो भी रीजन फॉर एनकाउंटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको क्या सीक्वेंस करेंगे। अभी नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे द पेशेंट वाज एडमिटेड विद अक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। तो हमारा पेशेंट एडमिट हुआ है किसके लिए, अक्यूट रीनल फेलियर के लिए। द पेशेंट वाज गिवन सेकेंडरी डायग्नोसिस ऑफ बिनाइन हाइपरटेंशन, ठीक है। देन पेशेंट को यहाँ पे क्या बिनाइन हाइपरटेंशन भी है और साथ में क्या एंड क्रोनिक किडनी डिजीज और CKD भी यहाँ पे पेशेंट को है, ठीक है। और आगे इन्होंने CKD की जो स्टेज यहाँ पे स्पेसिफाई की है स्टेज 3, ठीक है। तभी हमें यहाँ पे इसको कोड करना है, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट को क्या हाइपरटेंशन रहता है और साथ में क्या CKD रहता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में दिया भी है कि पेशेंट को क्या डायग्नोसिस विद बिनाइन हाइपरटेंशन, मतलब पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है और साथ में क्या CKD भी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जब पेशेंट को हाइपरटेंशन भी रहता है और CKD भी रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कैसे कोडिंग कर रहे थे, हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि CKD की स्टेज कौन सी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने CKD की जो स्टेज है यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई की है कि CKD की स्टेज 3 है, ठीक है। तो अगर CKD की स्टेज 3 रहेगी, ठीक है, तो हमारी क्या इस वाले बुक्स की गाइडलाइन में आ रही है, ठीक है, स्टेज 1 से लेकर 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी प्रिंसिपल डायग्नोसिस रहेगी उसमें हम यहाँ पे I12.9 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में जो भी हमारी CKD की स्टेज है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो हमारे केस में CKD की स्टेज 3 है, तो हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कोड करेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है I12.9, ठीक है। देन इसके बाद में इन्होंने जो सेकंड कोड दिया है हमारा N18.3, जो कि हमारे क्या CKD की स्टेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारी CKD की स्टेज हमारे यहाँ पे 3 थी, ठीक है। ये पूरा कोड नहीं है, इसको अगर आप चेक कर सकते हैं टेबुलर लिस्ट में। देन अभी हमने एक और गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट को यहाँ पे हाइपरटेंशन रहता है, CKD रहता है और साथ में क्या अक्यूट रीनल फेलियर भी रहता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अक्यूट रीनल फेलियर को भी कोड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारी सिक्वेंसिंग रहेगी वो हमारी डिपेंड करेगी कि हमारा रीजन फॉर एनकाउंटर क्या है, पेशेंट किसके लिए यहाँ पे आया है, ठीक है। तो अभी हमारे सिनेरियो में क्या पेशेंट को अक्यूट रीनल फेलियर भी है, ठीक है। तो अक्यूट रीनल फेलियर के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड है N17.9, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो सिनेरियो में यहाँ पे इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट हुआ है वो हमारा अक्यूट रीनल फेलियर के लिए एडमिट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या N17.9 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे I12.9 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। देन N18.3 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेशेंट हैज़ स्टेज 3 क्रोनिक किडनी डिसीज, they are admitted with acute on chronic diastolic congestive heart failure which is hypertensive in nature, ठीक है। तो भी सिनेरियो में क्या हो रहा है, पेशेंट को यहाँ पे क्या स्टेज 3 क्रोनिक किडनी डिसीज है, ठीक है। और साथ में जो पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट हुआ है किस कारण से, अक्यूट ऑन क्रोनिक डायस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए, ठीक है। पेशेंट को यहाँ पे क्या हार्ट फेलियर भी है, ठीक है। देन आगे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो हमारा हार्ट फेलियर है वो हमारा हाइपरटेंसिव इन नेचर, मतलब पेशेंट को साथ में क्या हाइपरटेंशन भी है, ठीक है। तभी हमने गाइडलाइन डिस्कस कर दी, जबकि पेशेंट को CKD भी रहता है और हमारे यहाँ पे हार्ट फेलियर भी रहता है और हमारा हाइपरटेंशन भी रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन कोड यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारा I13 कैटेगरी से, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था जब पेशेंट को हाइपरटेंशन भी रहेगा, CKD भी रहेगा और हमारा हार्ट से रिलेटेड कंडीशन भी रहेगी, तो हम यहाँ पे इस वाली गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन भी रहता है, CKD भी रहता है और हार्ट से रिलेटेड कंडीशन भी रहती है, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि साथ में पेशेंट को हार्ट फेलियर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हार्ट फेलियर रहता है तो हम यहाँ पे ये जो दोनों बॉक्स स्टार्टिंग है इनकी गाइडलाइन को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे सिनेरियो में पेशेंट को क्या अक्यूट ऑन क्रोनिक डायस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, मतलब पेशेंट को हार्ट फेलियर है, ठीक है।
तो ये जो दोनों बॉक्स हैं इसकी गाइडलाइन को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आगे हम यहाँ पे क्या चेक कर देते हैं कि देन सिक्योरिटी की स्टेज कौन सी है हमारी, स्टेज 1 से लेके 4 या फिर अनस्पेसिफाइड स्टेज है या फिर सिक्योरिटी की स्टेज 5 या फिर ESRD है। ठीक है, तो हमारे सिनेरियो में जो सिक्योरिटी की स्टेज यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट की है हमारी स्टेज 3 है। ठीक है, तो सिक्योरिटी की स्टेज 3 के लिए हम यहाँ पे क्या ये वाली बॉक्स की गाइडलाइन को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे I13.0 एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस। देन इसके बाद जो हमारा सेकंड कोड जाएगा हमारा I50 कैटेगरी से, जिस भी टाइप का हमारे यहाँ पे हार्ट फेलियर है। देन जो हमारा थर्ड कोड जाएगा हमारा सिक्योरिटी की स्टेज के लिए। ठीक है, स्टेज 1 से लेकर 4 या फिर अनस्पेसिफाइड स्टेज के लिए जो भी हमारे यहाँ पे सिनेरियो में डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सिनेरियो में जो स्टेज है सिक्योरिटी की हमारी स्टेज 3 है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले I13.0 ये वाला कोड यूज़ किया है जो भी हमने देखा है। देन इसके बाद में जो इन्होंने सेकंड कोड यूज़ किया है हमारा I50 कैटेगरी से, तो जो हमारा एक्यूट और क्रोनिक डायस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कोड यूज़ किया है I50.33। देन जो लास्ट में पेशेंट को क्या सिक्योरिटी था, ठीक है, सिक्योरिटी की स्टेज 3 थी, तो यहाँ पे उन्होंने N18.3 ये वाला कोड यूज़ किया है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर होगा, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।